हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल। और साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेमस इंग्लिश पोयम डवर बीच के बारे में, जिसको लिखा है इंग्लिश के पोइट मैथ्यू आर्नल्ड ने। मैथ्यू आर्नल्ड की अगर हम बात करें तो मैथ्यू आर्नल्ड वाज बॉर्न इन द ईयर ऑफ द 1822 एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ द 1888। मैथ्यू आर्नल्ड की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश पोइट थे, इंग्लिश क्रिटिक हुआ करते थे, एंड ही वॉज ए विक्टोरियन राइटर। ठीक है, हमारी इंग्लिश के अंदर विक्टोरियन पीरियड है, जिसका नाम रखा गया है ब्रिटेन की एक महारानी क्वीन विक्टोरिया के नाम पर। क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड इंग्लैंड की या ब्रिटेन की एम्प्रेस बनी थी इन द ईयर ऑफ द 1837, और जब उनकी मौत हुई 1901, तब तक ये ब्रिटेन की महारानी रही थी। और इन्हीं के नाम पर इस जो पीरियड का नाम है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, वो किस नाम से जाना जाता है? विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा इनका बर्थ ईयर 1822 था और इनकी डेथ जो हुई थी 1888 में हुई थी। इसका मतलब इन्होंने अपने जीवन और लिटरेरी करियर को किन के रेन के दौरान जिया था? क्वीन विक्टोरिया के रेन के दौरान इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स को लिखा था। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड विक्टोरियन राइटर। ठीक है, इनकी हम मैथ्यू की बात करें तो ऑक्सफोर्ड में इनको 1857 के अंदर क्या इलेक्ट किया गया था? ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। पोइट्री के प्रोफेसर के रूप में इनको इंग्लैंड के अंदर क्या किया गया था? 1857 में इलेक्ट किया गया था। आगे इनकी बात करें तो इनकी जो पोयम है जिसकी हम आज बात करेंगे आज के वीडियो में, डवर बीच, वो क्या है? पब्लिश्ड हुई थी पहली बार 1867 में। उनकी एक पोयम्स का संग्रह आया था, एन एंथोलॉजी ऑफ पोयम्स, जिसका टाइटल था न्यू पोयम्स। तो इसके अंदर ये पहली बार पोयम पब्लिश हुई थी कब? इन द ईयर ऑफ द 1867। अब इसकी बात करें तो डवर बीच जो टाइटल इसके अंदर रखा गया है, एक्चुअली में वो क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया है, एक जियोग्राफिकल बीच है अपने आप में। कहाँ? डवर एक जगह है कैंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, कैंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर डवर एक जगह है, वहाँ पर एक बीच है, वहाँ की बात पोइट कर रहा है। और वो बीच का जो फेस है किसकी तरफ है? फ्रांस की तरफ है। और फ्रांस की तरफ एक कैलेसिस जगह पड़ती है जहाँ की तरफ वो बीच झांकता हुआ है। ठीक है, मैं आपको मैप के माध्यम से ये बताऊंगा। ये वही जगह है जहाँ पे आर्नोल्ड ने 1851 के अंदर अपने हनीमून को स्पेंड किया था। ठीक है, अब जो इस बीच की खूबसूरती है, खास बात है, वो क्या है? दिस बीच इज मेड आउट ऑफ पेबल्स। पेबल्स यानी कंकर पत्थरों से बना हुआ बीच है, नॉट सैंड। सैंड बीच नहीं है, कंकर पत्थर से बना हुआ ये बीच है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा हम इस डबर की बात कर लेते हैं और डीपली इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये अपना यूरोप का एक मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो मैप के अंदर आप देख रहे हो इस तरफ में क्या है? हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूके है, जहां पर ब्रिटेन है, हमारा इंग्लैंड है। और दूसरी तरफ आप दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्रांस दिखाई दे रहा है। हमारा पॉइंट है जो कहाँ पे है? इस जगह पे है, डवर पे है। ठीक है, हमें ये याद रखना है, ये डवर है। तो डवर इज लोकेटेड इन ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है डवर। एक छोटा सा पोर्ट है, एक छोटा सा बंदरगाह है। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नॉर्थ सी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना है इनको, है ना, इन चीज़ों की वो बात करेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे अटलांटिक सी दिखाई दे रहा है, नॉर्थ सी दिखाई दे रहा है। तो दो वाटर बॉडीज हो गई आपके पास में, एक वाटर बॉडी ये हो गई, एक वाटर बॉडी ये हो गई। अब ये दोनों देखो इस नैरो पैसेज के माध्यम से आपस के अंदर क्या कर रही है? मिल रही है। ठीक है, यहाँ से ये नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन आपस के अंदर मिल रहा है। तो एक ऐसा सकड़ा पैसेज जिनके माध्यम से दो वाटर बॉडीज क्या करती है? आपस के अंदर मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये डोवर का स्ट्रेट है, और देखो सबसे नैरो पैसेज है, ये सबसे नैरो पैसेज है। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है? डोवर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस का आपको कैलेसिस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इजीली विजिबल है आपका क्या? फ्रेंच का जो ये कैलेसिस कोस्ट है, यहाँ से इजीली विजिबल है। ठीक है, अब ये जो छोटा सा दर्रा है जिसके माध्यम से नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन आपस के अंदर मिलते हैं, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और इसी का नाम क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। डवा के नजदीक ही इसकी भी बात करेगा पोइट। देखिए ये तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ एक एरिया है, ये यू शेप का जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये बे है, खाड़ी है ना। इसकी खाड़ी की बात भी करेगा कि डवर के नजदीक ही आपको एक खाड़ी भी दिखाई देगी, जिसकी इस पोयम में बात होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जियोग्राफिकल कंडीशन ध्यान रखनी है कि बात कहाँ की हो रही है। बात हो रही है डवर की। ये डवर का कोस्ट कहाँ है? इन द ब्रिटेन और द इंग्लैंड। किसको फेस करता हुआ है? फ्रांस को फेस करता हुआ है। फ्रांस का कैलेसिस कोस्ट है। और दोनों की सिचुएशन क्या है कि दो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को बीच जोड़ने वाला दर्रा इन दोनों के बीच में से गुजर रहा है, उसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आपके समझ में आएगी तो बहुत सारी चीजें इसमें से आपके क्लियर हो जाएगी।
अब बात करते हैं हम हमारी पोयम की। तो पोइट जब इस कविता की शुरुआत कर रहा है तो वो कहता है सी इज कम टू नाइट, क्योंकि डवर बीच से मैंने अभी आपको बताया कि ये डवर बीच है। डवर बीच किसके नज़दीक है? ये समुद्र का पानी, ये स्ट्रेट, ये दर्रा आपको दिखाई दे रहा है। तो बोलता है, क्या बोलता है? द सी इज कम टू नाइट, आज की रात ये समुद्र बड़ा काम है, बड़ा पीसफुल है। एंड द टाइड इज फुल, और इसमें आने वाली लहरें फुल, पूरी तरीके से उफान पर है। ठीक है। द सी इज वेरी काम टू नाइट, but the tide of the sea waves are continuously flowing in a very forceful way. The moon lies fair upon the strait. स्ट्रेट मैंने आपको बताया दर्रा। ठीक है। अब इस स्ट्रेट पे, इस दर्रे पे क्या है? ऊपर आकाश, क्योंकि रात का सीन है। टू नाइट, आज की रात की बात हो रही है। तो इस रात के समय आकाश के अंदर चंद्रमा लाइज फेयर, फेयर यानी पूरी तरीके से चमक रहा है अपॉन द स्ट्रेट्स यानी इस दर्रे के ऊपर। On the French coast, the light gleams and is gone. The cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. अब वो कहता है कि मून लाइट जो गिर रही थी, इतनी देर तो ये चंद्रमा था यहाँ पे, चंद्रमा की रोशनी इतनी देर तो कहाँ पे गिर रही थी? इस फ्रेंच के कोस्ट पे गिर रही थी। लेकिन धीरे धीरे चंद्रमा ने अपनी पोजीशन को बदला, और जैसे ही चंद्रमा ने अपनी पोजीशन को बदला, एज द मून चेंजेस इट्स पोजीशन, जैसे ही चंद्रमा ने अपनी स्थिति को बदला, तो फ्रेंच कोस्ट जब तक मून लाइट के अंदर विजिबल हो रहा था, वहां से वो मून लाइट ग्लिम्स चमकी, और चमकने के बाद गोन यानी वहां से वो वैनिश हो गई, गायब हो गई, या फ्रेंच कोस्ट के ऊपर अंधेरा छा गया। अब मून की पोजीशन क्या हो गई? अब मून इंग्लैंड की तरफ आ गया है, और जैसे ही मून इंग्लैंड की तरफ आ गया तो द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, क्लिफ्स यानी पहाड़ियाँ, चोटियाँ, एक्चुअली में क्लिफ का मतलब क्या होता है? पीक्स, पहाड़ की जो चोटी होती है उनके लिए कहा जाता है। तो इंग्लैंड की पहाड़ियाँ विजिबल हो रही है इन द मून लाइट, ग्लिमरिंग, चमक रही है, एंड वास्ट, वास्ट यानी बहुत भव्य पहाड़ियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, वो दिखाई दे रही है आउट इन द ट्रंक्विल पे। कहाँ पर? जहाँ पर ये बिल्कुल शांत बे, ये खाड़ी है, इसी के नज़दीक इंग्लैंड की पहाड़ियां दिखाई दे रही है, जो बहुत ही भव्य है, बहुत ही ग्रैंड है। और इसी मूनलाइट में वो बुलाता है, कम टू द विंडो, आओ इस खिड़की के नजदीक आओ। तो यहां से हमें पहली बार ये मालूम पड़ता है छठी लाइन से कि द पोइट इज टॉकिंग विथ समवन, पोइट किससे से बात कर रहा है, और वो समवन कौन है? उसकी बिलाउड है, जो लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा, है ना। तो वो अपने बिलाउड को कहता है उस माहौल के अंदर कि आओ इस खिड़की के पास में आओ। इतना बढ़िया माहौल है, ऊपर से चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रमा की किरणें ऊपर से नीचे गिर रही है, और ये डवर का बीच जो है जगमगा रहा है। ऐसे बढ़िया सिनेरियो के अंदर ही इज इनवाइटिंग टू हिज बिलाउड, अपनी बिलाउड को बुलाता है। कहाँ? खिड़की के नज़दीक आओ, और बाहर का नज़ारा देखो। बाहर देखो, आपको क्या दिखाई देगा? स्वीट इज द नाइट एयर, नाइट का एटमॉस्फेयर कितना स्वीट है, नाइट का एटमॉस्फेयर कितना खुशनुमा है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून बैलेंस्ड लैंड। वो देखो, आपको जब यहाँ खिड़की से बैठ करके देखोगी तो आपको क्या दिखाई देगा? द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, स्प्रे यानी झाग। तो समुद्र की जब लहरें आती है तो अपने साथ वो झाग लेकर के आती है, और कहाँ तक आती है? वो इस किनारे तक आती है ना, जो ये किनारा दिखाई दे रहा है। तो वेयर द सी मीट्स द मून बैलेंस्ड लैंड, समुद्र की रोशनी में नहाए हुए इस धरती के हिस्से से यानी इस किनारे से, जहां कौन मिल रहा है? द सी, समुद्र आकर के मिल रहा है ना, समुद्र का किनारा, सॉरी, धरती का वो किनारा जहां समुद्र की लहरें आकर के उसके किनारों से टकरा रही है, उसको देखो कि झाग भरी लहरें कितने बढ़िया तरीके से इस डवर के बीच से, इसके किनारों से आकर के टकरा रही है। और जब वो तुम देखोगे कि मून की रोशनी में भीगा हुआ ये डवर का बीच जहां समुद्र की लहरें आकर के इससे टकरा रही है, तुम्हें सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो शिफ्ट हो गया। इतनी देर वो क्या बात कर रहा है? सीनेटिक ब्यूटी की बात कर रहा है, सीनेटिक ब्यूटी को देखने की बात कर रहा है, वो साइट की बात कर रहा है, वो सीनरी की बात कर रहा है। लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट किसकी तरफ हो गया? साउंड की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, सुनो, ये तो देख लिया तुमने, बहुत बढ़िया नज़ारा है, बहुत सुंदर समुद्र दिखाई दे रहा है, समुद्र में आने वाली पानी की झाग भरी लहरें तो भाई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सुनो, तुम सुनोगे, क्या सुनोगे? द ग्रेटिंग रोर ऑफ द पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग एट देयर रिटर्न अप टू द हाई स्ट्रेंथ, बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। देखो, तुम सुनोगी, तुम्हें सुनाई देगा द ग्रेटिंग रोर ऑफ द पेबल्स, पेबल्स यानी कंकरों के ग्रेटिंग रोर यानी आपस में रगड़ने की आवाज, रोर यानी शोर, और ग्रेटिंग, ग्रेटिंग यानी कैसा शोर? हाश,
कर्कश ध्वनि, ठीक है। पत्थर देखो आपस में रगड़ खाएंगे तो कैसे होगा, कंकर होंगे। कंकरों की रगड़ जो होती है वो अच्छा साउंड नहीं होता है, हार्श साउंड आपको सुनाई देगा। और किसका साउंड सुनाई देगा, पत्थरों की रगड़ का साउंड आपको सुनाई देगा, विच आर स्ट्राइकिंग टू ईच अदर। और कब, विच द वेव्स ड्रॉ बैक, क्योंकि मैंने आपको बताया था डबर का जो बीच है वो सैंड बीच नहीं है, वो किसका बीच है, पेबल्स का बीच है, कंकरों का बीच है। तो वो कहता है कि कौन से कंकर जिनको लहरें, वेव्स ड्रॉ बैक, अपने साथ वापस ले जाती है, एंड फ्लिंग, और उनको वापस फेंकती है एट देयर रिटर्न, जैसे ही वो किनारे पर आती है, अप टू द हाई स्टैंड। हाई स्टैंड, स्टैंड यानी कोस्ट, किनारा, शोर, ठीक है। तो ये पत्थर है और पत्थरों का ये बीच है। अब लहरें जब आती है तो अपने साथ उन छोटे छोटे कंकर के टुकड़ों को उस बीच तक लेकर के आती है, और जब वो लहरें वापस जाती है तो उन्हीं कंकर के टुकड़ों को अपने साथ वापस लेकर के जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर वो पत्थरों के टुकड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस के अंदर रगड़ते हैं, और जब वो आपस के अंदर रगड़ खाते हैं तो उनसे एक ध्वनि निकलती है जो बड़ी ही कर्कश होती है ना। और ये कब होता है, बिगिन, क्योंकि लहरें कंटिन्यूस आती है तो ये साउंड शुरू होता है, फिर लहरें लौटती है तो ये बंद हो जाता है, और फिर वापस लहरें आती है तो देन अगेन बिगिन, वापस शुरू हो जाता है। विथ ट्रेमुलस कैडेंस, ट्रेमुलस, ट्रेमुलस यानी ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, ठीक है। पानी की लहरें आती है, पाली आपको पता है सी वेव्स कैसे आती है, हिलती हिलती लहराती हुई आती है। तो उस हिलती हुई समुद्र की जो लहरें आती है, ट्रेमलस, ट्रेमलस का मतलब क्या हो गया, ट्रेमलस का मतलब हो गया शेकिंग, ट्रैम्बलिंग करती हुई जो लहरें आती है। और कैडेंस, कैडेंस का मतलब रिद्म, ठीक है। वो एक लयबद्धता के साथ में आती है, कभी धीमी कभी तेज, और उनके साथ में वो पत्थर भी बह करके आते हैं, और पत्थरों के आपस की रगड़ का जो है, क्रैश का जो है वो साउंड सुनाई देता है। और जब वो साउंड सुनाई देता है तो वो क्या होता है, बड़ा ही कर्कश साउंड होता है। और वो कहता है हमारा कवि कि उस कर्कश साउंड को सुन करके मेरे को रिमाइंड होता है एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, ठीक है। मेरे अंदर पत्थरों की वो रगड़ की आपस की ध्वनि किस चीज को जगह देती है, एटर्नल यानी हमेशा से, जो दुख भरा एक साउंड है, जो दुख भरी एक स्थिति है, उसको मेरे दिमाग के अंदर वो रिमाइंड कर देती है। एटर्नल, एटर्नल यानी हमेशा से रहने वाला, सैडनेस, सैड यानी दुख, यानी वो जो लहरों के आने और जाने से पत्थरों की रगड़ की जो आवाज़ है वो मेरे को किससे भर देती है, दुख से भर देती है। वो मेरे को दुख की याद दिला देती है, वो मेरे को सैडनेस की याद दिला देती है, वो मेरे को मेलंकली की याद दिला देती है। क्यों दिला देती है वो आगे बताएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। तो ये पहला स्टैंजा था। पोयम इसी तरीके से क्या है, 4 स्टैंजा के अंदर डिवाइड है, ये पहला स्टैंजा था, ठीक है। सेकंड स्टेंजा है, ये सेकंड और थर्ड स्टेंजा है। पहला, सेकंड स्टेंजा है आपका यहाँ तक नॉर्दर्न सी तक, फिर ये थर्ड स्टेंजा आ जाएगा, है ना। सोफोक्लीज लॉन्ग अगो, अब एक वो कहता है कि सोफोक्लीज एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे बिफोर क्राइस्ट, ईसा जन्म पूर्व 496 बीसी से 406 बीसी तक, यानी बहुत पहले, ईसा के जन्म से भी पूर्व 496 बीसी के अंदर एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, सोफोक्लियस। तो उन सोफोक्लीज ने भी इस साउंड को सुना था, लेकिन उन्होंने कहाँ सुना था, एजीनियन, एजीनियन यानी मेडिटेरियन सी या ग्रीक के शोर पे, ठीक है। यहाँ यूरोप के एक अलग पार्ट की बात करा कि उन्होंने ग्रीक के एक हिस्से में भी सेम साउंड सुना था। कब सुना था, बहुत शताब्दियां बीत गई उसको, है ना। ईसा के जन्म से पूर्व जब ग्रीक ड्रामेटिस्ट आए थे उन्होंने भी इनको इस साउंड को सुना था, किसको, पत्थरों की रगड़ के साउंड को उन्होंने भी सुना था। लेकिन कहाँ सुना था उन्होंने, एजीनियन, एजीनियन यानी ग्रीक कोस्ट पे उन्होंने सुना था। एंड व्हेन द सोफोक्लिस हर्ड द सेम साउंड ऑफ द पेबल्स, जब सोफोक्लिस ने उस कंकर की ध्वनि को सुना तो उनके दिमाग में भी क्या आया, इट ब्रोट इनटू हिज माइंड, उनके दिमाग में भी किसका ख्याल आया, द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ द ह्यूमन मिजरी, मनुष्य की जो दयनीय स्थिति है, मनुष्य की जो दुखद स्थिति है, उसकी ज्वार और भाटे, एब एंड फ्लो यानी ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव, उसी के उतार चढ़ाव का ख्याल किसको भी आया था, सोफोक्लिस को भी आया था। तो वो कहता है ये साउंड नया नहीं है, ये पेबल्स के टकराने का साउंड कोई नया नहीं है, सदियों पुराने से ये साउंड चला आता आ रहा है। सोफोक्लिस ने भी सुना था इसको 496 बीसी के अंदर, और जब उन्होंने सुना था तो सोफोक्लिस के दिमाग में भी क्या आया था, वही ह्यूमन मिजरी के ख्याल आए थे। वो भी मेलंकलिक हो गया था, वो भी सैड हो गए थे, है ना। उन्होंने भी जब इस साउंड को सुना तो वो भी बड़े सैड हो गए थे, क्योंकि उनको ह्यूमन मिजरी का ख्याल आया, है ना, मानवीय पीड़ाओं का ख्याल आया। क्योंकि इस साउंड से जो कर्कश ध्वनि आ रही है इन पेबल्स के रगड़ने की, इस साउंड को सुन करके उनके दिमाग में भी मानवीय दयनीय स्थिति का ख्याल आ गया था। वी
और हम जो आज इस साउंड को सुन रहे हैं, सोफोक्ली ने तो लॉन्ग अगो सुना था, और हम जो आज इस साउंड को सुन रहे हैं, ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट हियरिंग बाय द डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। वो देखो नॉर्दर्न सी मैंने बताया था कि हमारे दिमाग में भी सेम थॉट आ रहा है, ठीक है, सेम थॉट आ रहा है जो सोफोक्लिस के ख्याल में आया था, किस चीज को सुन करके, दूर उस नॉर्दर्न सीज में से आती हुई इस आवाज को सुन करके हमारे दिमाग में भी वही ह्यूमन मिजरी का ख्याल आ रहा है जो सोफोक्लिस के सदियों पहले आया गया था। ठीक है, फिर वो बोलता बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट स्टैंजा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी पोएम का, आप इसको जिस्ट मान सकते हो, है ना, पूरी पोएम का इसको सार मान सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। The sea of faith was once too at the full and round of the earth shore lay like the folds of a bright girdle furled। ठीक है, अब वो बोलता है कि इमेज दी है, क्या इमेज दी है उन्होंने, एक इमेज दी है आपके सामने, और किस चीज की इमेज दी है, हमारी धरती की इमेज दी है। क्या इमेज दी है उन्होंने बताया, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस, ये सी ऑफ फेथ आपके लिए ड्रॉ करा मैंने, सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ से मतलब क्या है, हमारा स्पिरिचुअल फेथ, उस भगवान के अंदर हमारा विश्वास, ऊपर वाले के डिसीजन में हमारा विश्वास, हमारा कर्म के आधार पर फल को प्राप्त करने का विश्वास, यानी एक जमाना था जब हमारा क्या हुआ करता था, ऊपर वाले में अगाध विश्वास हुआ करता था। एक जमाना था जब हम ऊपर वाले की अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाते थे। एक जमाना था जब हम रिलीजियस बिलीफ से परिपूर्ण थे। इस धरती पर रहने वाला कोई न, हर व्यक्ति कोई ना कोई रिलीजन को फॉलो करता था। ठीक है, धर्म सारे एक ही बात कहते हैं, मानवता की भलाई की बात करते हैं, मानवता को पीड़ा नहीं पहुंचाने की बात करते हैं, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होने की बात करते हैं। तो वो कहता है एक जमाना था, ठीक है, एक जमाना था जब द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू, एक जमाना था टू एट द फुल, जब समुद्र था, सी ऑफ फेथ, जब स्पिरिचुअल फेथ के समुद्र ने हमारी इस धरती को, ठीक है, ये धरती हो गई, स्पिरिचुअल फेथ के समुद्र ने हमारी इस धरती को चारों तरफ से घेर रखा था, यानी यहाँ से स्पिरिचुअल फेथ, यहाँ से स्पिरिचुअल फेथ, यहाँ से, यानी हर दुनिया का हर आदमी रिलीजियस था, है ना, और हमारी धरती को इस सी ऑफ फेथ ने पूरी तरीके से घेर रखा था, यानी पूरी की पूरी धरती रिलीजियस थी, पूरी की पूरी धरती के अंदर रहने वाले इंसान किसको फॉलो करते थे, धर्म को फॉलो करते थे, अच्छाई को फॉलो करते थे, ऊपर वाले के अंदर विश्वास रखते थे, है ना, स्वार्थ से ओतप्रोत नहीं थे, निस्वार्थ भाव से मनुष्य की सेवाएं करते थे, वो मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थे, किसी का बुरा नहीं करते थे। तो एक जमाना था जब सी ऑफ फेथ पूरी तरीके से चरम पर था, और पूरी धरती को, पूरे अर्थ के शोर यानी धरती के चारों तरफ के किनारे को, ठीक है, ये आप देख रहे हो, धरती के चारों तरफ के किनारे को इसने लपेट रखा था, किस तरीके से, ले लाइक, लाइक यानी सिमली, द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फोल्ड, एक बेल्ट, गर्डल यानी बेल्ट, फोल्ड यानी रैप, लपेटना, जिस प्रकार से बेल्ट जो होता है ना, उसको हम जब कमर पे बांधते हैं तो वो चारी तरफ से हमें कस लेता है, ठीक उसी प्रकार से एक जमाना था जब द सी ऑफ फेथ ने चारों तरफ से इस धरती को कस रखा था, रिलीजियस फ्रेम के अंदर, स्पिरिचुअल फेथ के अंदर कस रखा था, यानी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यूज जब हमें कूट कूट के भरी हुई थी एक जमाने के अंदर। लेकिन अब क्या हो गया है, प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर क्या हो गया है, प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर आई ओनली ईयर, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सुनाई देती है, इट्स मेलंकली, मेलंकली यानी मेरे को सोरो सुनाई देते हैं, लॉन्ग विड्रोइंग रोर यानी वो वापस लौटता हुआ शोर, यानी समुद्र की जो लहरें, रिलीजियस फेथ की जो लहरें एक जमाने में हमारे धरती के किनारे को टकराती थी, अब वो रिलीजियस फेथ क्या हो गया, दूर चला गया, है ना। तो मुझे विड्रोइंग रोर, दूर लौटता हुआ स्पिरिचुअल फेथ का वो शोर सुनाई दे रहा है, रिट्रीटिंग जो वापस लौट रहा है, रिट्रीट यानी लौटना, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, क्योंकि रात के समय वो देख रहा है, तो रात के समय में डाउन टू द वास्ट एजेस, इस बड़े से तट पर, ठीक है, वास्ट एजेस, बड़े से तट पर, वास्ट एज यानी किनारा, ठीक है, ड्रियर, डल है जो बड़ा, जरा बड़ा बोरिंग है, बड़ा डल किनारा है, उस किनारे पर आज मैं देख रहा हूँ कि सेम वही साउंड मुझे दिखाई दे रहा है जब विड्रोइंग रोअर है, स्पिरिचुअल फेथ पीछे की तरफ सरकता जा रहा है, और ये किनारा बिल्कुल डल रह गया है, और यहाँ पे केवल और केवल आपको नेक्ड यानी नंगे शिंगल्स, पेबल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कंकर पत्थर दिखाई देंगे, यानी अब हमारे अंदर से स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से चली गई है, अब केवल संसार में आपको कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य ने मनुष्य पर से विश्वास हट गया है, स्वार्थी लोग हो गए हैं, मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई है, पूरा का पूरा संसार मॉनेटरी गेन से भर गया है। तो ये हमें पता है कि 19वीं सेंचुरी एक वो युग था जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो था वो अपने चरम पर था, जब
कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया था। मैसिव मूवमेंट हो रहा था फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटी। ठीक है, लोग गांवों को छोड़ करके शहरों की तरफ आ रहे थे, लोग केवल मॉनेटरी गेन्स के ऊपर ध्यान दे रहे थे, लोग ने मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई थी, लोग पूरी तरीके से स्वार्थ से भर गए थे, और लोग अपने स्वार्थ के पेटे किसी का भी बुरा करने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे थे। तो वो कहता है कि अब केवल इस संसार में से आध्यात्मिक वैल्यूज जो थी, स्पिरिचुअल वैल्यूज जो थी, वो ऐसा लगता है पूरी तरीके से निकल गई, और ये संसार किन से भर गया, केवल नेक्ड शिंगल्स, केवल कंकड़ पत्थर यहाँ पे देखने को रह गए, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई देते हैं और जो ह्यूमन मिजरी का प्रतीक है। और लाओ, वो कहता है देखो, ये संसार तो पूरी तरीके से भर गया है स्वार्थ से, ये संसार तो पूरी तरीके से भर गया है अविश्वास से, ये संसार तो पूरी तरीके से लोभी हो गया है, लेकिन कम से कम मेरी बिलाउड, ठीक है, यहाँ पे देखो उसने जिक्र किया कि वो बात किससे करा, अपने लव, अपने बिलाउड से बात करा, कि वो अपनी प्रेमिका से करता है। कम से कम हम तो एक दूसरे के प्रति क्या हों, ट्रू हों, कम से कम हम तो एक दूसरे के प्रति वफादार हों, हम एक दूसरे के प्रति क्या बने, वफादार बने। तो वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि हम एक दूसरे से वफादार बने, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, क्योंकि वो संसार जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं लोग, लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों का संसार कहते हैं, सो वेरियस, विविधताओं से भरा हुआ संसार कहते हैं, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर संसार कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये संसार हमेशा नया रहता है। ठीक है, तो इस संसार के बारे में लोगों ने बड़ी बड़ी ओपिनियन बनाई हुई है। लोग कहते हैं कि ये सपनों का संसार है, लोग कहते हैं कि ये विविधताओं से भरा हुआ है, लोग कहते हैं कि बड़ा ब्यूटीफुल है, लोग कहते हैं संसार है, लेकिन वास्तव में हैड रियली नीदर जॉय, ना तो इसमें सच्ची खुशी है। बोला वास्तव में नहीं है। संसार के बारे में कहते हैं कि भैया ये संसार सपनों की दुनिया है, ये संसार अद्भुत है, ये संसार बड़ा सुंदर है, ये संसार हमेशा नया है, लेकिन वास्तव में वो अपने प्रेमिका से क्या कर रहे हैं, वास्तव में इस संसार में ना तो जॉय है, यानी खुशी कहीं नहीं है, नॉर लव, ना ही सच्चा प्यार इस संसार के अंदर कहीं है, नॉर लाइट, कोई ऑप्टिमिज्म, कोई आशा की, कोई उम्मीद की किरण कहीं इस संसार में नहीं दिखाई दे रही है, नॉर सर्टिट्यूड, ये संसार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, सर्टिट्यूड यानी निश्चितता कहीं नहीं दिखाई दे रही है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ संसार है, नॉर पीस, ना ही इस संसार में कहीं आपको शांति दिखेगी, नॉर हेल्प फॉर फेन, और अगर आप किसी दर्द के अंदर हैं तो उस दर्द से राहत दिलाने वाला भी आपको इस संसार में कोई नहीं देगा। और सुनो, वो अपने बिलोड से कहता है कि मेरी प्रेमिका सुनो, हम कहाँ पे हैं, वी आर हेयर ऑन एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, जैसे अंधेरे धरातल पे, अंधेरे मैदान पर कोई होता है ना, हम केवल उनके जैसे हैं जो इस अंधेरी धरती पर खड़े हुए हैं, जिसमें से स्पिरिचुअल वैल्यूज पूरी तरीके से निकल गई, स्पिरिचुअल लाइट पूरी तरीके से निकल गई, और हम इस डार्कलिंग प्लेन पे खड़े हुए हैं, हम इस अंधेरे मैदान में खड़े हुए हैं, इस हम अंधकारमय धरती पर खड़े हुए हैं, जो पूरी तरीके से बनी हुई है कन्फ्यूज्ड अलार्म। हर व्यक्ति कन्फ्यूज है इस दुनिया का, स्ट्रगल, संघर्ष कर रहा है, एंड फाइट, और आपस के अंदर लड़ रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा है, एंड द पीपल आर टोटली कंफ्यूज्ड। जैसे क्या होता है अंधेरे के अंदर, ठीक है, पहले के ज़माने आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में क्या होता था, युद्ध होता था तो दिन के उजाले में होता था, रात होते ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती थी सूर्य अस्त होने के साथ ही, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद दिखाई नहीं देता था कि हम दुश्मन को मार रहे हैं या हमारे साथी को ही मार रहे हैं। लेकिन आज स्थिति हो गई है, वैसी हो गई है, कैसी हो गई है, जहां पर इग्नोरेंट आर्मीज, आर्मीज यानी सेना, इग्नोरेंट यानी अनभिज्ञ सेना, क्लैश, क्लैश यानी फाइट, एक दूसरे से फाइट कर रही है। यानी आज का संसार वैसा ही हो गया है, जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के पेटे किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं कतराता है। वो ये नहीं देखता है कि मेरे द्वारा किए गए काम से किसी को कितनी बड़ी हानि हो सकती है, कितना बड़ा दुख हो सकता है, कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है। यानी अपना स्वाद निकालने के लिए वो अपने दोस्तों को, वो अपने चाहने वालों को भी नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल भी नहीं कतराता है। तो ये पूरा का पूरा संसार किस तरीके से हो गया है, इग्नोरेंट आर्मीज के तरीके से हो गया है, हर व्यक्ति स्वार्थ से भर गया है, कौन व्यक्ति कब किसका नुकसान कर दे किसी को कुछ भी नहीं पता। तो हम कभी कभी उस व्यक्ति का नुकसान भी कर देते हैं जो व्यक्ति हमें हमारा भला चाहता है, या हमारे प्रति वो प्रेम रखता है, या हमारे प्रति वो निस्वार्थ भाव से संबंधों को बनाए रखना चाहता है। तो हम ऐसे ही प्लेन पे आ गए हैं, इसीलिए वो अपनी प्रेमिका से क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, वो अपनी प्रेमिका से अर्ज कर रहा है, वो अपनी प्रेमिका से आग्रह कर रहा है कि जहाँ एक और ये पूरा संसार किससे भर गया है, पूरा का पूरा संसार स्वार्थ से भर गया है, वहीं बिलव्ड आओ,
कम से कम हम दोनों तो एक दूसरे के प्रति क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। कम से कम हम तो एक दूसरे के प्रति वफादार हो सकते हैं। कम से कम हम तो एक दूसरे से सच्चा प्यार कर सकते हैं, निस्वार्थ प्यार कर सकते हैं, है ना? तो ये बात उसने हमारे मैथ्यू आर्नल्ड ने इस पोएम के माध्यम से कही है, और उम्मीद करता हूँ बड़े ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। आपको थोड़ा-सा जियोग्राफिकल फिनोमेना समझ में आया जो मैंने इसके बिगिनिंग ऑफ द पोएम के अंदर बताया था। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें एक-एक करके आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।